नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। बहुत बहुत स्वागत है आपका कॉज लिस्ट में। और खबर पहली की रुख करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर 5 जजों की बेंच में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। इस मुद्दे पर गुरुवार को शुरू हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वो पहले तय करेगा कि 3 तलाक धर्म का मुद्दा है या नहीं। अगर ये धर्म का मुद्दा साबित होता है तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वो बहुविवाह प्रथा पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरे सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिश जरूरी है। अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक को वैध नहीं माना जा सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि ये पर्सनल लॉ का मामला है, सरकार तो कानून बना सकती है लेकिन कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। उधर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम किसी की तरफ नहीं है, लेकिन सरकार लैंगिक समानता और महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों के लिए लड़ रही है। ट्रिपल तलाक लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। तो तलाक में सुलह की कोशिश जरूरी, ये कहा सलमान खुर्शीद ने। और आज भी इसकी सुनवाई जो है वो जारी रहेगी। 3 तलाक महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है, ये केंद्र ने कहा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बहुविवाह या फिर समानता की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल तलाक की ही समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के मुद्दे पर 5 जजों की बेंच में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। और इस मुद्दे पर गुरुवार को शुरू हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि पहले तय किया जाएगा कि 3 तलाक का मुद्दा जो है वो धर्म का मुद्दा है या फिर नहीं है। अगर ये धर्म का मुद्दा साबित होता है तो कोर्ट कुछ नहीं करेगा। कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी साफ किया कि वो बहुविवाह पर कोई सुनवाई नहीं करेगा। सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरे सलमान खुर्शीद ने कहा कि 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिश जरूरी है। अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक को वैध नहीं माना जा सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि ये पर्सनल लॉ का मामला है, सरकार तो कानून बना सकती है लेकिन कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तो आज फिर इस मामले पर सुनवाई होगी और आज क्या निकल कर आता है, आज क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, ये देखना होगा। उधर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम किसी की तरफ नहीं है, लेकिन सरकार लैंगिक समानता और महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों के लिए लड़ रही है। और गुरुवार को शुरू हुई सुनवाई के पहले दिन कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर 3 तलाक धर्म का हिस्सा सिद्ध होता है तो वो इस पर कुछ नहीं कहेगा। कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या नहीं, इस पर कोर्ट नजर डालेगा, लेकिन बहुविवाह पर कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। 3 तलाक के मुद्दे पर सुनवाई से पहले ही कोर्ट रूम खचाखच भर गया। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस UU ललित और जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच में सुनवाई शुरू होते ही प्रधान न्यायाधीश JS खेहर ने कहा कि हम देखेंगे कि 3 तलाक धर्म का हिस्सा है या नहीं। अगर ये है तो हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम कोई आदेश नहीं देने जा रहे। दोनों पक्षों को दलीलों के लिए 2-2 दिन मिलेंगे और तीसरे दिन जवाब देने का मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो उन देशों के कानून को भी देखेगा जिसमें 3 तलाक को बैन किया गया है। 3 तलाक को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर ये इस्लाम के मूल में होता तो कई देश इसे बैन न करते। कोर्ट ने कहा कि चुनौती देने वालों को बताना पड़ेगा कि धर्म की स्वतंत्रता के तहत 3 तलाक नहीं आता। वहीं डिफेंड करने वालों को यह बताना पड़ेगा कि यह धर्म का हिस्सा है। एमिकस क्यूरे सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में कहा कि 3 तलाक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि तलाक से पहले पति और पत्नी के बीच सुलह की कोशिशें जरूरी हैं। अगर सुलह की कोशिश नहीं हुई तो तलाक को वैध नहीं माना जा सकता।
एक बार में 3 तलाक नहीं, बल्कि ये प्रक्रिया 3 महीने की होती है। पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कपिल सिब्बल ने भी खुर्शीद का समर्थन किया कि 3 तलाक कोई मुद्दा नहीं है, ये पर्सनल लॉ का मामला है। सरकार तो कानून बना सकती है, लेकिन कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस पर जस्टिस कुरियन ने कहा कि यह मामला मौलिक अधिकारों से भी जुड़ा है। बेंच ने यह भी पूछा कि यह पर्सनल लॉ क्या है, क्या इसका मतलब शरीयत है या कुछ और। जस्टिस नरीमन ने केंद्र से इस मुद्दे पर रुख के बारे में पूछा तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद ने कहा कि सरकार याचिकाकर्ता के समर्थन में है कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। बहुत सारे देश इसे खत्म कर चुके हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम किसी भी तरफ नहीं हैं, लेकिन सरकार लैंगिक समानता और महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ट्रिपल तलाक लैंगिक समानता और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। सोमवार 15 मई से केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अपनी दलीलें देगी। एजी मुकुल रोहतगी केंद्र की ओर से बहस करेंगे। ये सुनवाई लगातार 10 दिन तक चलेगी। संविधान पीठ इस मुद्दे पर सुनवाई कर रही है। पीठ ये देखेगी कि क्या ये धर्म का मामला है। अगर ये देखा गया कि ये धर्म का मामला है तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा, लेकिन अगर ये धर्म का मामला नहीं निकला तो सुनवाई आगे चलती रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपीयर हुए कपिल सिब्बल ने ये सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये धर्म का मामला है, इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कल भी इस मामले में इन पक्षकारों को अपना पक्ष रखना है कि ट्रिपल तलाक का विरोध वो क्यों चाहते हैं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ विवेक कुमार सिंह, एपीएन दिल्ली। और दिल्ली हाईकोर्ट में आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लापता छात्र नजीब अहमद की मां की याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रतिवादियों को नजीब की पिटाई करने वाले 9 छात्रों के लिखित बयान कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष मोहित पांडे का बयान भी पेश करने को कहा था। इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी संदिग्धों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करने को कहा था। साथ ही सरकार की ओर से दाखिल एक रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि नजीब की तलाशी के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस और हॉस्टल की पूरी छानबीन की जा चुकी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे ILRF सदस्य चंदन गोस्वामी जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। चंदन, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे केस में अब क्या मोड़ आ सकता है और क्या कुछ चीजें जो हैं इस केस में ऐड ऑन हो सकती हैं? डेट में तो इसमें रिटन सबमिशंस जो भी रिटन स्टेटमेंट्स जो भी थे वो सबमिट करने को कहे गए हैं। इसमें पहले भी कोर्ट की तरफ से ये बातें जा चुकी है कि अगर जो भी इसमें जिनको दोषी करार या जिनको अक्यूज माना जा रहा है, जिनको माना जा रहा है कि उन्होंने ये काम किया है, तो उनको उन सबका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट ने कहा था। तो जो उनके वकील थे, उनके पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने इस बात को कहा था कि ये लाई डिटेक्टर टेस्ट में, और ये इसको ना करने के लिए उन्होंने अपनी आर्गुमेंट्स, अपने बहस कोर्ट के सामने रखे थे। तो बाद में कोर्ट ने उनसे ये पूछा था कि अगर आपको कराना है तो आप सीधे सीधे बोल दो, इसको हाँ या ना में इस चीज को खत्म कर दो। फिर बाद में ये मोड़ आया इसमें कि ये जितने भी रिटन सबमिशंस थे सबके, वो कोर्ट के सामने लाने की बात करी गई है। उसके बाद इसमें बहस होगी कि आगे क्या होना चाहिए। जी, और चंदन, जिस तरह से पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रतिवादियों को नजीब की पिटाई करने वाले 9 छात्रों के लिखित बयान जो थे वो कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश दिए थे, इस बारे में कुछ हुआ? इस बारे में किस तरह की कोई रिपोर्ट आई? ये रिपोर्ट तो आज सबमिट होनी है। आज ये रिपोर्ट सबमिट होने के बाद इसमें पता चलेगा कि उनकी रिपोर्ट में क्या था। अगर वो सील्ड एनवेलप में सबमिट होती है तो उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी, लेकिन अगर वो कोर्ट के सामने इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट रखी जाती है तो इसके बारे में पता चल पाएगा कि उसमें क्या क्या कंटेंशंस उनकी तरफ से थे और इसमें क्या आगे बहस होनी है। चलिए चंदन, आप बने रहिए हमारे साथ। रुख अगली खबर का करेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों और कुछ बाहरी तत्वों के आंदोलन की वजह से प्रशासनिक कार्यों में बाधा के विश्वविद्यालय प्रशासन के आरोप पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि मामले की बातचीत से सुलझाया जाए और छात्र संघ बातचीत के लिए कुछ नाम सुझाए। मामले में पिछली सुनवाई में छात्र संघ अध्यक्ष मोहित कुमार पांडे ने कोर्ट को बताया था कि प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के लिए विभिन्न संगठनों के 4 छात्रों के नाम तय किए गए हैं। और एक बार फिर से रुक करते हैं, हमारे ILRF सदस्य चंदन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंदन, इस केस में आज क्या कुछ हो सकता है? जी, इस केस में
कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि एमिकेबल सोल्यूशन पे आप लोग पहुंचे, इसको आप बातचीत के थ्रू, मीडिएशन के थ्रू अपना डिपार्टमेंटल जैसे भी इसको सॉल्व करना चाहिए उस तरह से सॉल्व करा जाए। तो जेएनयू छात्र संगठन की तरफ से ये बात सामने रखी गई थी कि एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं चाहता है उनसे बात करने के लिए। इसके बाद कोर्ट ने ये बोला था उन लोगों से कि आप अपनी तरफ से नॉमिनीज अपॉइंट करिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो अपनी तरफ से नॉमिनीज अपॉइंट करेगा, ताकि आपकी बात को सुना जाए और आपकी बात को समझा जाए। उसके बाद एक डिसीजन, एक फाइनल जजमेंट पे आया जाए। जी, और चंदन, जिन 4 छात्रों के नाम तय किए गए थे, क्या आज वो भी अपनी दलीलें पेश कर सकते हैं? ये 4 छात्र नॉमिनेशन किए गए हैं। हाँ। तो हो सकता है कि आज उनका काउंसिल जो है वो बताए उन कोर्ट को कि ये 4 छात्र हमने अपने तरफ से नॉमिनेट किए हैं और इनको हम आगे भेजेंगे बातचीत करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। चलिए चंदन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और गंगा एक्शन प्लान के पहले और दूसरे चरण के अमल के मामले में आज एनजीटी में सुनवाई होगी। एमसी मेहता बनाम भारत सरकार के इस मामले में एनजीटी ने पिछली सुनवाई में उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर को अधिकरण के सामने पेश होने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अधिकरण को जानकारी दी थी कि उत्तर रेलवे को सीवर लाइन के लिए 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उत्तर रेलवे ने कोई कार्य नहीं किया। साथ ही एनजीटी ने निर्देश दिया था कि मुरादाबाद में बिना मंजूरी में चल रहे उद्योगों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और नोएडा में वायुसेना की 442 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में आरोप लगाया है कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जा हुआ था। कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी ने भूमि का चिन्हांकन कर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ये जमीन 1950 में सेना की बॉम्बिंग के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जमीन खाली करवाई गई थी। और हम आपको बता दें कि नोएडा में वायुसेना की 442 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध कब्जा हुआ था। कोर्ट के निर्देश पर बनी कमेटी ने भूमि का चिन्हांकन कर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। ये जमीन 1950 में सेना की बॉम्बिंग के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जमीन खाली करवाई गई थी, लेकिन उसके बाद फिर कब्जा होता है। आज इस सुनवाई में क्या कुछ नया हो सकता है? देखिए तमन्ना, गौतम बुद्ध नगर की रहने वाली मीना वर्मा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और उनका आरोप है कि नोएडा में इंडियन एयरफोर्स की 482 एकड़ वायुसेना की जमीन पर अतिक्रमण किया गया, उस अतिक्रमण को खाली करा जाए। साथ ही राजस्व अधिकारियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि उनकी मिलीभगत से सेना की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। कोर्ट ने पहले भी उसमें कमेटी गठित करके जो भूमि था उसका चिन्हांकन करने की और रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए थे। वर्ष 1950 में सेना की बॉम्बिंग के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी और उसके बाद कोर्ट के हस्तक्षेप से ये जमीन खाली भी हो गई थी, लेकिन दोबारा इस पर फिर कब्जा किया जा रहा है, इस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। आज इस मामले को लेकर उनकी याचिका पर चीफ जस्टिस डीबी बोसे और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। बेहद अहम मसला है, गंभीर मसला है कि सेना की जमीन पर, वो भी 482 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया और कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब जमीन खाली हुई फिर दोबारा उस पर कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है। तो आज चीफ जस्टिस डीबी बोसे की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। जी तमन्ना। चलिए आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और मीट शॉप के लाइसेंस के नवीनीकरण न होने को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज फैसला सुना सकती है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में राज्य सरकार ने एक बार फिर कहा कि बिना बूचड़ खाने के किसी भी मीट शॉप को लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि अगर जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं थी तो फिर 2015-2016 में सूबे में बूचड़ खाने के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 90 करोड़ की धनराशि क्यों जारी की थी।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त जुड़ चुके हैं खुर्रम निजामी लखनऊ से। खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे, लाइसेंस नवीनीकरण की काफी समय से बात हो रही है और काफी समय से ये भी बात हो रही है कि बीच का रास्ता निकालेंगे। बीच का रास्ता आज संभव हो पाएगा क्योंकि फैसला तो सुरक्षित रख लिया गया है? जी बिल्कुल तमन्ना, संभावित है। उम्मीद की जा सकती है कि इस पिटीशन पर आज जजमेंट आएगा जस्टिस AP साई और जस्टिस संजय हरकौली की डिवीजन बेंच में। लेकिन जो खास बात है कि वो स्टेट गवर्नमेंट लगातार इस अपना स्टैंड मेंटेन की हुई है कि जब तक बूचड़ खाने नहीं होंगे तब तक कि हम लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे। यहाँ पर बकरा और मुर्गा मीट शॉप की बात की जा रही है। और दूसरी बात, वहीं पिटीशनर्स के जो अधिवक्ता उनका ये कहना है कि और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि उनका कंसर्न नहीं है कि स्टेट में बूचड़ खाना है कि नहीं, ये उनका कंसर्न बिल्कुल नहीं है। तो इस पर आज जो पिटीशनर के अधिवक्ता उनका ये कहना था कि अगर ये आपका कंसर्न नहीं है, 2015-2016 के वित्तीय वर्ष में आपने तकरीबन 90 करोड़ रुपए क्यों आवंटित किए थे बूचड़ खाने के निर्माण के लिए। तो ये सब तमाम मामले हैं, दोनों अपनी जगह पर अड़े हुए हैं और अपनी दलीलें अपना पक्ष रख रहे हैं। तो इन्हीं सबको तमाम तर्क और दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और आज उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे के आसपास इस पर जजमेंट आ सकता है। तमन्ना जी, और खुर्रम, आपसे जानना चाहेंगे कि ये भी दलील दी गई थी कि आप किसी के जायके पर लगाम नहीं दे सकते। अब रोजगार की एक दलील थी कि रोजगार खत्म हो रहा है। अगर सबकी चीजों कहीं ना कहीं किसी ना किसी पर इसका असर पड़ेगा, नेगेटिव असर की अगर हम बात करें तो? जी बिल्कुल, देखिए ये ऑब्जर्वेशन थी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का कि आप जायके पर कैसे रोक लगा सकते हैं। मौलिक अधिकार, वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा ये उसका मौलिक अधिकार है। तो और साथ ही जो पिटीशनर के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि अगर आप बंद कर देते हैं, जो कुरैशी समाज है जो इस काम में लगा हुआ है उसके सामने रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का बड़ा क्लियर है, उनका ये कहना है कि अगर आपके बूचड़ खाने नियम के खिलाफ है, मानकों के अनुरूप नहीं है, तो फिर आपको फिर उनको हम कैसे लाइसेंस दे सकते हैं, बूचड़ खाने ऑपरेट करने की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? अगर बूचड़ खाने नहीं होंगे तो आपको माल कहाँ से मिलेगा? लेकिन जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो छोटे दुकानदार हैं, मीट शॉप, जो छोटे मीट शॉप्स हैं बकरे और मुर्गे की, उनके सामने दिक्कत ये है कि जो प्रोफार्मा दिया गया है, जो गाइडलाइंस बनी हुई है, अगर वो उसको फॉलो करेंगे तो वो उससे बेहतर है वो दुकान बंद कर दें। तो या तो उसमें शिथिलता बरती जाए, जो कि 250 के जो गाइडलाइंस है, 250 उसमें बिंदु हैं, उनको उसमें शिथिलता बरती जाए या फिर कोई बीच का रास्ता निकले। क्या कुछ होता है आज देखना है, क्योंकि आज उम्मीद की जा रही है कि 2 बजे के आसपास इस पिटीशन पर जजमेंट आ सकता है। तमन्ना जी, और खुर्रम, जाहिर सी बात है लाइसेंस नवीनीकरण एक मुद्दा रहा है और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है इन सब चीज़ों पर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, कोर्ट को भी। जी बिल्कुल, देखिए बार बार पिटीशनर्स की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि कई पिटीशनर, शहाबुद्दीन मेन पिटीशनर हैं और कई क्लब की गई है पिटीशन इसमें, वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमको बूचड़ खाना प्रोवाइड कर दीजिए जो कि मानकों का अनुरूप है, वहाँ से अपना माल कलेक्ट कर लेंगे। वो इसके लिए राजी हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की कि सरकार का कहना है, फिलहाल सरकार साफ कह रही है कि हमने वादा किया था अपने संकल्प पत्र में कि अवैध बूचड़ खानों पर हम बेहद सख्त रहेंगे और सख्त दिख भी रहे हैं। तो हमने वादा किया तो वादे से हम पीछे हट नहीं सकते। तो वही कहना कि बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है कि जो बूचड़ खाने अगर आप उसको मॉडर्नाइज कर दीजिए और जो मानक उसका अनुरूप आप ढाल दीजिए उसको, तो वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इंतजार भी कर लेंगे। लेकिन सरकार फिलहाल सुन नहीं रही है और बार बार ये दलील पेश कर रही है कोर्ट के अंदर कि जब तक कि बूचड़ खाना नहीं होगा हम लाइसेंस को रिन्यू नहीं करेंगे। तो वहीं पर जो पिटीशनर है उनका ये कहना है कि अगर लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे, हम अपना रोजगार कैसे चलाएंगे। तो देखना यही होगा कि कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज अगर जजमेंट देता है तो क्या देता है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आज 2 बजे के आसपास जजमेंट इस पिटीशन पर आ सकता है। चलिए खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज जजमेंट आ सकता है इस पिटीशन पर और जाहिर तौर पर जो लाइसेंस नवीनीकरण की बात है बूचड़ खानों पर, उस पर काफी दिनों से चर्चा की जा रही है और सबको, हर कोई इंतजार कर रहा है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला आए और बीच का रास्ता कोई निकलता नजर आए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में सभी 6 आरोपियों की रिमांड खत्म हो रही है और सीबीआई सभी आरोपियों को विशेष अदालत में आज पेश करेगी। सीबीआई सभी आरोपियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट दाखिल कर चुकी, जिसमें सीबीआई ने सभी को दोषी माना है। सीबीआई की विशेष अदालत को चार्जशीट पर 23 मई को फैसला सुनाना है। आरोपियों के खिलाफ श्रवण साहू की हत्या और हत्या का षड्यंत्र रचने और सबूत मिटाने का आरोप है। हालांकि सीबीआई की विवेचना अभी जारी है, लिहाजा सीबीआई बाद में पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी। राजधानी लखनऊ के बाजार खाला इलाके में श्रवण साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो अपने बेटे आयुष साहू की हत्या के मामले में अहम गवाह थे और आयुष के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे।
और एक बार फिर से रुक करते हैं खुर्रम का, जो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस वक्त लखनऊ से। खुर्रम, इस पर भी आज एक बड़ा फैसला आएगा, बड़ी खबर और बड़ा फैसला आज सुनाया जाएगा। देखिए, फैसला नहीं आना, सिर्फ रिमांड को एक्सटेंड करने का मामला है आज, क्योंकि उनके रिमांड खत्म हो रही सारे आरोपियों की, तो इसलिए सीबीआई कोर्ट में उनको लाया जाएगा सीबीआई द्वारा, ताकि उनके रिमांड को एक्सटेंड किया जा सके। अगर हम जो उनकी जांच है उसकी हम बात करें सीबीआई के, तो जो एक इंटरिम चार्जशीट होती है वो दाखिल ऑलरेडी मंगल को कर चुकी है सीबीआई की विशेष अदालत में, उस पर 23 तारीख को सुनवाई होनी है। लेकिन रिमांड को एक्सटेंड करने की बात है, इसके लिए उन सबको आज लाया जाएगा सीबीआई की विशेष अदालत में, और गुजारिश करेगी सीबीआई कोर्ट से कि उनकी रिमांड एक्सटेंड की जाए, क्योंकि अभी पूछताछ चल रही है, जांच विवेचना चल रही है, और 23 तारीख का भी इंतजार सीबीआई को भी है कि कोर्ट उनकी चार्जशीट पर क्या कहती है। हालांकि जो उनकी इंटरिम चार्जशीट है, जो कि सीबीआई हमको बता रही है कि उस पर उन्होंने उन सभी को आरोपी मान लिया है, लेकिन क्या उनकी जांच सही है, क्या जो सबूत उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने उसका पूरा जांच की है, विवेचना की है, उसकी क्या दिशा सही है, नियत सही है, इस पर 23 तारीख को फैसला होना है। लेकिन फिलहाल आज रिमांड लेनी है और उम्मीद कर रही है सीबीआई कि उनको रिमांड मिल जाएगी। जी, और इन दोषियों के पास और क्या ऑप्शन बच जाते हैं अगर साबित हो जाता है? कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ। देखिए तमन्ना, 23 तारीख को तय होगा कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें कितना दम है, और अगर उसमें दम निकलता है, अगर कोर्ट सीबीआई की चार्जशीट को ओके कर देती है, मुहर लगा देती है, तो जो आरोपी है उनके पास हाईकोर्ट का रास्ता बचता है कि वो हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में जाए, क्योंकि मामला यहीं चल रहा है। फिर वहाँ जा करके वो एक बार अपील कर सकते हैं, दोबारा गुजारिश कर सकते हैं कोर्ट से, क्योंकि एक बार और मौका दिया जाए। फिलहाल लेकिन उनको बस 23 मई का इंतजार सबको करना है, सीबीआई को भी और आरोपियों को भी। चलिए खुर्रम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीआई दाखिल कर चुकी है चार्जशीट, रिमांड और 23 मई को फैसला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PN।